नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे, सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले रामबन, और रामबन से दिखाएंगे किस तरह से वहां पर टनल में फंसे हुए श्रमिकों को निकालने का अभियान तेज कर दिया गया है और अभी तक 3 को रेस्क्यू किया गया है। हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर वीरवार रात निर्माणाधीन टनल का भर कर एक हिस्सा गिर गया और मलबे में 10 लोगों के फंसे होने का अनुमान लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से किस तरह यहाँ वारदात देखने को मिली है। एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रामबन जिले के अंदर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये खूनी नाला मगरकोट के पास सुरंग निर्माण का काम शुरू होते ही गुरुवार की देर रात पहाड़ दरकरा कर नीचे गिर जाता है और 10 लोग इसमें लापता हैं और इसके साथ ही खुदाई में लगी हुई मशीनरी भी पूरी तरह से दब गई है। बचाव कार्य लगातार जारी है, कई टीमें मौके पर डटी हुई हैं मलबा नीचे आने के कारण, और साथ ही साथ आप देखिए हाईवे पर वाहनों को भी रोक दिया गया है। मलबा काफी तरीके से नीचे आ चुका है, जिसके बाद आप देखिए कहीं जो निर्माणाधीन कंपनी है या फिर टनल है जिस तरह से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर अभी तक कितने लोगों को बाहर निकाला गया है। साफ तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो टनल है वो भर कर गिर जाता है। अभियान लगातार जारी कर दिया गया। मलबे में 10 लोगों के फंसे होने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। मगरकोट के पास ये सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया और देर रात आप देखिए पहाड़ दरकराकर यहाँ नीचे गिर जाता है। 10 लोगों के लापता होने की खबर और खूनी नाला के पास ये एक ट्यूब का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने के लिए दूसरे ट्यूब का निर्माण करने के लिए कार्यदायी एजेंसी ने वीरवार की रात लगभग 11:30 बजे जैसे ही मशीनरी को पहाड़ की खुदाई के लिए लगाया, वैसे ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया और इसमें काम में लगी हुई पोकलेन मशीन, क्रेन और डंपर भी चपेट में आ गए हैं। तो कंपनी के 10 मजदूर भी मलबे में दब गए और मौके पर मौजूद 2 गार्डों ने यहां भागकर अपनी जान बचाई है। यानी गार्ड्स जो है वो सूचना देते हुए नजर आए हैं और जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया है कि रामबन में उपायुक्त से लगातार वो संपर्क में हैं और लगभग 10 श्रमिक मलबे में दबे हुए हैं। 2 अन्य को बचा लिया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है, नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम, इस वक्त की ताजा अपडेट सबसे पहले जानना चाहेंगे। आशा मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल जो ऑडिट थी टनल की, उसका कुछ एरिया धंस जाने की वजह से वहां पर 10 लोग मलबे के नीचे दब गए थे, जबकि 2 लोगों को वहां से जख्मी हालत में निकाला गया था। अभी की अगर हम ताजा अपडेट की बात करें, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात देर गए से ही चल रहा था, अभी वहां से एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया था। यानी ये कहें कि जो 10 लोग मिसिंग बताए जा रहे थे उनमें से एक की डेड बॉडी को रिकवर कर दिया गया है। हालांकि इसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज कि जहां 10 लोग मिसिंग थे उसमें से एक की डेड बॉडी रिकवर हुई और अब इस तरह से हमारे पास मिसिंग लोगों की तादाद कम होती हुई 9 तक पहुंची है। लेकिन अभी भी वहां पे मैन एंड मशीनरी को इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि बाकी जो मिसिंग वहां पे लेबरर्स हैं उन्हें भी मलबे से बाहर निकाला जाए। जी सर। नदीम, ये बताइए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि गार्ड्स ने भागकर अपनी जान बचाई है और सूचना यहां तक पहुंचाई है, मौके पर डीसी भी पहुंचते हैं, एसएसपी रामबन भी पहुंचती हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर पूरी तरह से यातायात बंद है। काम किस तरह से चल रहा है? तो जी बिल्कुल, देखिए आशा मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये वो पार्ट है 4 लेनिंग का जहां पर हम देखें कि हाईवे से हटके है। हालांकि हाईवे पर वेहिकुलर मूवमेंट की बात करें तो वो जरूर स्लो मूवमेंट वहां पे, लेकिन पूरी तरह से रोका नहीं गया है। लेकिन जब हम वहां पे रेस्क्यू की बात करें तो रेस्क्यू के लिए वहां पे मशीनों को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है और जो मैन पावर है उसे भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो बेसिक पर्सन्स है उन्हें निकाला जाए, वहां से ढूंढ निकाला जाए। कोशिश सबकी यही है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया गया है। यानी अभी भी 9 लोग मिसिंग है। हालांकि देखिए अगर हम डिप्टी कमिश्नर रामन की बात करें, एसएसपी, डीआईजी, तमाम लोग तो वहां पे पहुंच रहे हैं, जनाब इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन काफी मुश्किलें, काफी दिक्कतें, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि मलबा उतरा तो उसके साथ में बड़ी बड़ी चट्टाने भी उतर आई थी, जिन्हें स्टोन कटर की वजह से उसके इस्तेमाल को, उसके स्टोन कटर को इस्तेमाल में लाकर वो वहां पे चट्टानों को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो डेड बॉडीज है उन्हें निकाला जाएगा। लेकिन नदीम, यहाँ पर सवाल ये है कि रात के आधी रात को ये काम शुरू किया गया, आखिर ऐसा क्यों? दिन में भी ये काम हो सकता था और उससे पहले यहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी गार्ड्स होना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं एक चीज बताऊं आपको आशा, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है कि हाईवे पर हमने देखा कि जनाब 10 लोग मर गए। इससे पहले भी हमने काफी बार देखा है, हमारे सामने ऐसी एग्जाम्पल सेट हुई है जहाँ 10-12 लोगों की डेथ हुई है, 3-4 लोगों की डेथ हुई है।
लेकिन इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद जो लोग यहाँ पे इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हम मकामी लोगों से बात करें जो वहाँ के लोकल्स थे, उनका ये कहना था कि जनाब यहाँ पे इससे पहले एक ब्लास्ट हुआ था और हो सकता है उस ब्लास्ट की वजह से ये तमाम चीजें हुई होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि वहाँ पे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने अगर इस चीज को देखा होता तो शायद ये हाथ से निपटा जा सकता था। लेकिन जब एक्सपर्ट्स आपके पास नहीं तो इस तरह की चीजें तो सामने आएंगी ही। और ये पहला वाकया नहीं है कि पुणे नाला में जनाब टनल कोलैप्स हुई, आज से पहले भी हमने देखा है। जब हम उधमपुर और बानिहाल के बीच देखेंगे, फोर लेनिंग के चलते अब तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। लेकिन सवाल यह है कि जब हादसा पेश है उसके बाद तमाम अथॉरिटीज वहां पे पहुंचती है, बेहतर ये होता कि अगर इससे पहले इस काम को मॉनिटर किया जाता तो इन लोगों की जानें शायद बचाई भी। और बिल्कुल सही है, सबसे पहले जायजा लेने की जरूरत थी, स्थिति का नियंत्रण किस तरह से करना है ये देखने की जरूरत थी और उसके बाद काम चलाने की जरूरत थी। लेकिन नदीम, जो 9 लोग अभी भी घायल यहाँ लापता बताए जा रहे हैं फिलहाल, उनका क्या अता पता चलाया जा रहा है? कब तक उन्हें भी रिकवर कर लिया जाएगा, कुछ अंदाजा? जी बिल्कुल, देखिए आशा काफी कठिन है और ये अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि चट्टाने जो बड़ी बड़ी हैं और स्टोन जो ब्रेकर है उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, मशीनरी को भी वहां पे इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लोगों को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन अब ये कहना, क्योंकि देखिए कल जब ये एपिसोड हुआ और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे शूटिंग स्टोन है वो देखने को मिला, जिस वजह से लगभग 1 घंटे तक जो है रेस्क्यू नहीं चलाया गया था, क्योंकि काफी दिक्कतें रही थी। जब शूटिंग स्टोन के बीच आपको रेस्क्यू करना आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। जैसे शूटिंग स्टोन रुका तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन रात का अंधेरा तो काफी कठिन रहा। लेकिन आज सुबह से भी हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितना टाइम लेगा, और क्योंकि जब उन चट्टानों को तोड़ा जाएगा उसके बाद अगर शूटिंग स्टोन वहां पे दोबारा कहीं शुरू हो गया तो मजीद वक्त, क्योंकि जो लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? किसी से कोई बातचीत हो पाई है? क्योंकि वो लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे प्रशासन से। जी बिल्कुल, देखिए अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें जो लोग हैं जो मिसिंग है अभी तक, इसमें से 8 जो हैं वो आउट ऑफ जो JNK UT के हैं, 2 लोग वहाँ पे लोकल थे और 2 लोग जो लोकल थे उनके जब परिवार वालों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारे फैमिली मेंबर मिसिंग है वो हमें मिल जाए। अब सवाल ये है कि जो बाहर के लोग हैं अभी तक हमने उनके कोई वारसी वहां पे आते देखे नहीं कि उनका क्या कहना था, लेकिन जो मकामी लोग हैं जो लोकल्स हैं उनका तो जनाब ये बताना है कि हम इस इंतजार में हैं कि कब हमारे जो फैमिली मेंबर जो मिसिंग है उन्हें बाहर निकाला जाएगा, उनका इंतजार यही है। लेकिन हमने देखा कि वहां पे कोशिश की गई कि प्रोटेस्ट करने की, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं जनाब हम प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे जो मिसिंग लोग हैं उन्हें ढूंढ निकालना है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात वो है, प्रोटेस्ट करना और हाईवे को ब्लॉक करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए SDRF NDRF की टीमें लगातार वहां पर डटी हुई हैं और युद्ध स्तर पर ये अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें रामबन में टनल में फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने का पूरी तरह से प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अभी तक 3 को यहाँ पर रेस्क्यू कर दिया गया है और हाईवे लगातार बंद कर दिया गया है। लेकिन नदीम की तरफ से ये अपडेट बताई जा रही है कि यहाँ यातायात जो है वो छिटपुट चल रहा है और साथ ही ये भी आपको बताते चले कि लगातार प्रशासन जो है इस काम को लेकर संजीदगी बरतता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला में आप देखिए नशे की खेप को किस तरह से यहाँ पर बरामद कर लिया गया। एक बड़ी सफलता बारामूला पुलिस को हाथ लगती हुई नजर आ रही है। बारामूला के उड़ी इलाके में हीरोइन की बड़ी खेप को बरामद कर लिया गया है और ग्रामीण विकास विभाग के मुलाजिमों से ये 10 किलो हीरोइन यहाँ पर मिली है और 25 से 30 करोड़ रुपए की ये हीरोइन की कीमत बताई जा रही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार या फिर आप देखिए किस तरह से लगातार हीरोइन का यहाँ पर मुद्दा जो है वो एक बार फिर से देखने को मिला है। इससे पहले आतंकी गतिविधियां भी जिला बारामूला के अंदर देखने को मिली हैं और उस बीच में एक बड़ी सफलता बारामूला पुलिस को लगती हुई, क्योंकि बारामूला के उड़ी इलाके से हीरोइन की बड़ी खेप यहाँ पर बरामद हुई है और ग्रामीण विकास विभाग के मुलाजिमों से ये 10 किलो हीरोइन बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ रुपए की ये हीरोइन बताई जा रही है। और जाहिर तौर पर ये समझिए कि लगातार ये हीरोइन यहां तक पहुंच कैसे रही है, क्योंकि अगर बड़गाम की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें तो उसे हब माना जा रहा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके हैं और पूरी तरह से फेंसिंग के नीचे से किस तरह से नार्को टेररिज्म यहां फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब ये पूरी तरह जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, महज कल की अगर बात करें तो बारामूला के अंदर जो शराब की दुकान पर अटैक हुआ था उसे मद्देनजर रखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उस बीच में एक बड़ी सफलता पुलिस को यहां उड़ी सेक्टर में लगी है, जहां 25 से 30 करोड़ रुपए की हीरोइन को बरामद किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से? आशा, अगर हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें जहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है ये ड्रग्स पकड़ा जाता है पुलिस की जानिब से, चाहे फौज की जानिब से, और आज जम्मू कश्मीर पुलिस खुसूसन उड़ी पुलिस को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है। SDPO उड़ी जुनैद अहमद की सरबराही में जो यहाँ पे नाका लगाया गया था TCP पे, और वहाँ पे जो है ये हीरोइन ला रहे थे कुछ
मकामी जो यहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि ये बताया जाता है ये सुल्तान डकी का एक इलाका है बसरा, वहीं से ये ताल्लुक रखने वाला ये शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब। हालांकि तकरीबन 10 केजी हेरोइन पकड़ा गया और इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इसका कॉस्ट बताया जाता है वो तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपया। और फिलहाल जो है हम स्पॉट पे इस वक्त मौजूद है, ये आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन पूरी है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले जो है गुलिस्तान न्यूज़ ने ये खबर देखी और इसके साथ साथ देखा जाए इस वक्त यहाँ पे एसडीपीओ उड़ी जुनैद अहमद और इसके साथ एसडीएम उड़ी इससे पहले भी कई बार इसी तरह से खेप जो है कर रहे हैं। इरशाद मेरी आवाज आ रही है? इरशाद आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। सवाल यहाँ पर यह है इरशाद कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरह की खेप जो है वो बरामद हो पाई है यहाँ पर, लेकिन बड़गाम के अंदर से भी देखने को मिला, कुपवाड़ा के अंदर से भी, अब बारामूला जिले के अंदर भी। क्या लगता है कि नार्को टेररिज्म फैलाने की एक बड़ी कोशिश हो रही है और ये तार जो है वो कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान से इसके तार तो जुड़ नहीं रहे? जी बिल्कुल आशा, अगर से देखा जाए ये सरहदी इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें जहां पे अक्सर व बेशतर जो है ये ड्रग्स लाया जाता है और काफी तादाद में इससे पहले भी यहाँ पे पकड़ा गया। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फौज की बात करें, क्योंकि आज जो यहाँ पे ये ड्रग्स पकड़ा गया है ये बताया जाता है जो शख्स गिरफ्तार किया है यहाँ पे पुलिस की जानिब से, हालांकि ये डेवलपमेंट काम करता था और देश लेवल पर, और इसका जो सामने आया गिरफ्तारी किस अमल में लाई गई और फिलहाल क्या आने वाले वक्त में और लोग भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? इरशाद, अगर इसे गिरफ्तार किया गया है तो पूछताछ भी की गई होगी पुलिस से, क्या कुछ खुलासा किया गया इसकी तरफ से कि आखिर कहां से ये बड़ी खेप लेकर यहां पर पहुंचा है और आगे कहां पर सप्लाई होनी थी? क्योंकि 25 से 30 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, जो कम नहीं है। जी आशा, बिल्कुल। अगर से देखा जाए सरहदी इलाका यानी कि हम बसरा की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल का सटा हुआ इलाका है, वहां से ये ड्रग्स ला रहे थे और पुलिस जो है यहाँ पे डीसीपी के मुकाम पे जो है यहाँ पे उड़ी में इस शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अगर से देखा जाए इस वक्त एसडीएम उड़ी, एसडीपीओ उड़ी, एसएचओ उड़ी और इसके साथ साथ बाकी अफसरान है वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन उड़ी में है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की और मजीद जो है तहकीकात जारी है पुलिस की जानिब से, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्या इसमें और लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं, फिलहाल जो है पूछताछ की जा रही है। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जिला बारामूला से जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से बारामूला पुलिस को यहां पर सफलता तो हाथ लगी है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि खेप यहां तक पहुंची कैसे, और जिस शख्स को यहां पर गिरफ्तार किया गया है उससे बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। और कौन लोग इसके अंदर संतलिप्त थे ये भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अगर तार यहां पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर एक नार्को टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर फैलाने की कोशिश हो रही है, जो पूरी तरह से मंसूबे आप देखिए नाकाम यहां पर करती हुई पुलिस नजर आई है। क्योंकि इससे पहले जिला बड़गाम की अगर बात करें तो वहां पर भी इसी तरह से खेप जो है वो पकड़ी गई थी। कुपवाड़ा के अंदर भी कई बार नार्को टेररिज्म के हवाले से खबरें जो है वो सामने आई हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर लगातार जो गश्त है वो बढ़ाने की जरूरत है पुलिस को, जिस पर काम करती हुई नजर भी आ रही है पुलिस। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू में आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस तरह से लगातार सक्रिय मोड में नजर आ रही है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच गए हैं और उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी नेताओं के साथ यह बातचीत भी की है, पार्टी नेताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। तो जम्मू के शेर कश्मीर भवन में समर्थकों का इस वक्त तांता लगा हुआ है और लगातार सुबह से ही आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है, जहां पर वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 1996 जैसे माहौल हैं तो यहां विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते और अगर यहां माहौल बिल्कुल सही है तो फिर जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल वो केंद्र सरकार पर दागते हुए नजर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। आप देखिए जब वो सवालों के जवाब देते हुए नजर आए हैं उनमें साफ तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि यहां अगर स्थिति नियंत्रण में है तो चुनाव बहुत जल्द होने चाहिए, क्योंकि चुनावों को अगर लेट किया जाता है तो जाहिर तौर पर माहौल सही नहीं है। उसके बाद यहां टारगेट किलिंग को लेकर भी बातचीत की गई कि जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है इससे पहले कई ऐसे वाकया नहीं देखे गए हैं, और साथ ही साथ कश्मीर फाइल्स को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए। और क्या कुछ कहना था, ऋतिका हमारी संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, और क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का?
जी आपको बता दें कि उनका कहना है कि उनका 6 से 8 महीनों के दौरान दूसरा दौरा है यहाँ पे। उन्होंने तमाम मुद्दों पे बातचीत की, 370 को तोड़ने को लेकर कहा कि बिना कोई सलाह मशवरे के 370 तोड़ने का जो फैसला था रातों रात कर दिया गया। और ये कहा गया था इस धारा को तोड़ते वक्त कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति ही बदल जाएगी। यहाँ पे डर का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल जाएगा। पर आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि काम जो है सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में भी बात की। उन्होंने कहा कि जमीनी सच्चाई को इग्नोर करते हुए सरकार ने अपने फायदे के हिसाब से जगहों को बांटने का और जोड़ने का काम किया। उसके अलावा आपको बता दें कश्मीर फाइल्स में भी उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स के आने के बाद कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन माहौल खराब ज्यादा हो गया। उसके अलावा तमाम मुद्दे जो है उन्होंने उस पर भी बातचीत की, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं की नौकरियों का मुद्दा हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जो आजकल हालात बन रहे हैं, उन सब बातों का जिक्र जो है उन्होंने आज प्रेस वार्ता में किया। आज जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए थे कि अगर माहौल बिल्कुल यहाँ पर सही है, जिस तरह से केंद्र सरकार भी दावा कर रही है कि बिल्कुल नया कश्मीर है और माहौल बिल्कुल सही है, तो विधानसभा चुनाव भी जल्द से जल्द होने चाहिए। यानी वो साफ तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे केंद्र सरकार पर कि अगर लेट किया जाता है या फिर डिले किया जाता है विधानसभा चुनावों को, तो स्थिति जो है वो सही नहीं है। जी आपको बता दूं उन्होंने सीधा सीधा निशाना जो है वो काफी सरकार की इस समय हुकूमत चल रही है, उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा कि हुकूमत काम नहीं करती, सिर्फ वादे किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति को बेहतर करने की बातें उन्होंने की थी, जो फैसले को लेते हैं वो रातों रात ले लिए जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सलाह मशवरा भी नहीं किया जाता। तो सरकार को इसका दोषी करार देते हुए उन्होंने सरकार पे निशाना साधा है। लगातार ऋतिका नेशनल कॉन्फ्रेंस का झनादार जो है वो गिरता जा रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए उमर अब्दुल्ला। जी उन्होंने कहा है कि उनके जम्मू आने का मकसद है वो अपने न्यूज चैनल के उद्घाटन को करने की चाहे थे, और कोई उनका मकसद नहीं था। परंतु यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तमाम तरह के मुद्दों को उन्होंने घेरा है, जिससे लग नहीं रहा था कि वो सिर्फ अपने चैनल के उद्घाटन के लिए आए होंगे। उनके समर्थक वहाँ पे मौजूद थे हॉल में, उनसे बातचीत करते हुए मीडिया को बताते हुए तमाम मुद्दों को हाईलाइट फिलहाल के लिए उन्होंने किया। ऋतिका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार पल पल की अपडेट सामने रख रही हैं। उमर अब्दुल्ला पहुंचते हैं जम्मू के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार पर एक एक करके निशाने साधने की कोशिश होती है। टारगेट किलिंग को लेकर बातचीत की गई, विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत की गई और उसके बाद स्थिति किस तरह से है जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर भी बातचीत की गई। और उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर एक जवान अपने घर के अंदर छुट्टी पर पहुंचता है, महफूज नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर बनता है और डर की वजह से लोग यहां पर जी रहे हैं, तो इतना बड़ा सवाल जो है वो केंद्र सरकार पर बनता है। यानी कई तरह के सवालिया निशान आज केंद्र सरकार पर उमर अब्दुल्ला यहां दागते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जिला सांबा आपको लिए चलेंगे और सांबा से आप देखिए सीमावर्ती इलाकों के अंदर सरकारी खजानों की किस तरह से यहां पर बर्बादी हो रही है। और राजपुरा में यहां 2 बोरवेल लगाए गए थे जो महज शोपीस साबित हो रहे हैं और सूखा पड़ा हुआ एक बोरवेल तो दूसरे से यहां आप देखिए गंदा पानी निकल रहा है। और तपती गर्मी की वजह से मौसम में आप देखिए किस तरह से बदलाव देखा गया है। लोगों को काफी परेशानी, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा है, तो पानी नहीं मिलने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जहां पर सरकार और विभाग बड़ा दावा पेश करते हैं कि मूलभूत सुविधाएं आम जनता को दी जा रही हैं, लेकिन जिला सांबा के अंदर मूलभूत सुविधाओं का किस तरह से अभाव है वो साफ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 2 बोरवेल बनाए गए थे जिसमें एक बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और अगर जो चल रहा है तो उसमें से भी गंदा पानी निकल रहा है जो पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और आज आम जनता यहां पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जो प्रशासन की तरफ से दावा पेश किया गया था वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए जिला सांबा से देखने को मिली है, जहां पर आम जनता की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आपको खबर दिखाना बहुत जरूरी था कि आखिर ग्राउंड पर किस तरह से हालात बने हुए हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक तरफ प्रशासन विभाग यहाँ पर दावा पेश करता है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं है, लेकिन सुविधाएं कहां पर फराहम कराई जा रही हैं, अब ये सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही हैं वो जाहिर तौर पर एक सबूत के तौर पर सामने पेश आ रही हैं।
देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि जब भी लगातार प्रशासन की बात करें या फिर पिछली सरकारों की बात करें तो वो आश्वासन बड़े बड़े देते हैं, लेकिन शायद वो आश्वासन जो दिए जाते हैं वो मात्र एक रत्ती भर एक लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें राजपुरा इलाके से सामने आई, यहाँ पर ये कहा गया था कि गर्मी के दिनों में आपको पानी की कोई भी किसी तरह की किल्लत नहीं होगी, लेकिन पानी को लेकर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेटअप होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। फरवरी महीने यानी पिछले 3 महीने पहले यहाँ पर 2 बोरवेल किए गए कि यहाँ के लोगों की प्यास बुझेगी, लेकिन ये बोरवेल होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है उन्होंने जिस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोरवेल करवाए थे, वो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं सेट नहीं बैठा है। जो वाटर लेवल ध्यान में रखा जाना था उस वाटर लेवल को ध्यान में नहीं रखा गया और मात्र एक खाना पूर्ति कर दी गई है कि आपके इलाके में बोरवेल कर दिया, अब आपके इलाके में पानी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोरवेल करने के बाद बताया जा रहा है कि गंदा पानी आता है, मिट्टी का पानी जो वो सामने आता है और वो पानी पीने लायक नहीं है। वो पानी अगर पिया जाए तो लोग बीमार हो जाते हैं। यानी जो वाटर लेवल एग्जैक्ट चाहिए था वो वाटर लेवल वो वहां तक पाइपलाइन बिछाई ही नहीं गई है और अंधेरे में जो बोरवेल है ये निकाला गया, जिसके चलते आज तमाम राजपुरा के लोगों ने, तमाम सरपंच पंचों ने यहाँ पर मोर्चा खोला विभाग के खिलाफ और प्रदर्शन किया कि इस तरह का जो रवैया है प्रशासन का काम करने का ये सही नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए की 2 बोरवेल यहाँ पर किए गए। अगर अच्छा 50,000 का भी एक बोरवेल किया जाए तो बेहतरीन पानी मिल जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर करप्शन की बू आती है और शायद यहाँ पर मिलीभगत। ऋषि के जल शक्ति विभाग के किसी आलाधिकारी से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि गर्मी का मौसम है? मैं उसी पे आ रहा हूँ और मैंने सरपंचों से भी ये बात की कि क्या आपकी कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम हर रोज बात उससे करते हैं, हर दिन हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज यहाँ पर आकर संज्ञान ले गए, लेकिन किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और कंसर्न विभाग के जेई और एक्शन को लेकर बात करें तो उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान इन्होंने खड़ा कर दिया है कि आखिर लोगों के टैक्स का पैसा यहाँ पर लगाया गया लेकिन उसका भी दुरुपयोग किया गया। जो पानी हमें मिलना चाहिए था इस गर्मी में वो आज भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि डीसी मैडम जो बेहतरीन काम करती है और अपना अच्छा कार्यकाल यहाँ पर चला रही है और उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई कि वो यहाँ पर आए, वो देखे कि आपके अधिकारी किस तरह से जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं। जो मात्र एक आई वॉश है कि आप अपनी ड्यूटी करके चले गए और वो ड्यूटी नाम मात्र एक ड्यूटी निभा कर गए हैं और इस गर्मियों में लगातार लोग अभी भी राजपुरा के लोग जो पानी को तरस रहे हैं। और बड़ी हैरान करने वाली बात इसमें है कि जो दोनों बोरवेल है ये देव स्थान में लगाए गए हैं, एक राम मंदिर में लगाया गया, एक रविदास मंदिर में लगाया गया। यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु भी उमड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से रहा तो गर्मी में एक एक बूंद को पानी के लिए जो है वो लोग तरसते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ा सवालिया निशान जल शक्ति विभाग पर खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों बोरवेल यहाँ पर धार्मिक स्थल पर लगाए गए हैं, लेकिन महज आप देखिए शो पीस ही साबित हो रहे हैं। जल शक्ति विभाग के आला अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर आप बड़ा दावा पेश करते हैं वहां जमीन पर उतर कर देखिए कि आम जनता किस तरह से जिंदगी जीने को मजबूर हो रही है, क्योंकि तपती गर्मी में पानी की हर किसी को जरूरत है और अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू में एक और जहां भीषण गर्मी से मौसम में लोग पानी की बूंद बूंद को लेकर तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जल शक्ति विभाग की लापरवाही के कारण जम्मू के जानीपुर रोड पलोड़ा चौक में रोजाना सैकड़ों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है और लोगों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से यहां रोजाना पानी की सप्लाई पाइप से ही इसी तरह से बर्बादी हो रही है और इसकी जानकारी मिलने के बावजूद भी जल शक्ति विभाग इसकी लीकेज को बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा, जिससे इलाके के कई घर पानी से वंचित हो रहे हैं। जैसे गर्मी बढ़ रही है, ये सबसे पहले पीएचई को ये देखना है कि लोगों के घर तक पानी नहीं है। ये मैं 10 साल हो गए मुझे देखते हो ये ऐसे ही पानी लीक होता है, तो अब हमें भी रास्ते में जाए गर्मी लगती है, हमें तो मुंह धो दिया, लेकिन इसको बंद होना चाहिए। जहाँ पानी नहीं आ रहा है वहाँ पानी नहीं पहुँचना चाहिए। और हमारे रूपनगर में इतनी पानी की किल्लत है कि आपको हम बता नहीं सकते। पीएचई को देखते हैं तभी कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि पीएचई के डिपार्टमेंट को जो आके जो AA वगैरह उनको आके देखना चाहिए कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो कब ये कर रहा है सर? ये काफ़ी मेरे हिसाब से 5-6 सालों से लीकेज है, कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं है सर। वो भी मेन रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर आप खुद देख रहे हो, मेन रोड है, पलोड़ा चलता हुआ रोड है, जानीपुर वाला रोड है, ये पुलिस स्टेशन आगे साथ ही है, तो ये चलता रोड है सर। ये प्रॉपर पलोड़ा चौक ऊपर जो है जानीपुर के पलोड़ा चौक पड़ता है, चौक पलोड़ा। देखो इधर बेसिक बहुत है, पानी लोगों को गर्मी में मिल नहीं रहा पीने के लिए और एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग और इधर वेस्ट हो रहा है पानी और ये इतनी लापरवाही है। लोग
पीएचई वाले इस ध्यान ही नहीं देते इस साइड में, कहाँ पे लीक हो रहा है कहाँ पे नहीं लीक हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। कब से कर रहा था पता है? काफ़ी देर से हो रहा है इधर। काफी देर से। हाँ, क्या मेन पाइप ये लगा हुआ है या क्या है? मेन पाइप के ऊपर है, सारा बेसिक हो रहा है इधर। कहीं पर पानी नहीं मिल रहा और कहीं पर बर्बादी शुरू हो गई है, लेकिन जल शक्ति विभाग है, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो पानी मुहैया कराया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।